Okay. So in the last class we were discussing about the functions of an entrepreneur. हम last class में जो है डिस्कस कर रहे थे कि क्या-क्या काम एक एंटरप्रेन्योर करता है। उससे पहले हम लोग क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पढ़ चुके हैं। उससे पहले हम लोगों ने जाना था हु इज एन एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी किसे कहते हैं। एंड वी आल्सो डिस्कस्ड कि छोटे नॉर्मल बिजनेसमैन में और एक एंटरप्रेन्योर में क्या चीज फर्क करती है, वो क्या पैरामीटर्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को या एक उद्यमी को एक बिजनेसमैन या एक व्यापारी से अलग करते हैं। वो होते हैं उसके आइडियाज, उसका इनिशिएटिव, उसके इनोवेटिव थॉट प्रोसेस, उसका सेल्फ मोटिवेशन, ये सब चीजें उसको जो है बाकी बिजनेसेस से अलग कर देता है, बाकी बिजनेसमैन से अलग कर देता है। वो ना सिर्फ अपने लिए जॉब्स क्रिएट करता है, दूसरों के लिए भी मल्टीपल जॉब्स क्रिएट करता है, इकोनॉमी में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज लाता है, प्रोडक्शन बढ़ाता है, सर्विसेज बढ़ाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमने सेटिंग अप द एंटरप्राइज तक डिस्कशन कर लिया था। अब हम जस्ट टू क्विक थिंग्स दैट वी विल डिस्कस, मैनेजिंग द एंटरप्राइज एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैनेजिंग द एंटरप्राइज का मतलब है कि पूरे एंटरप्राइज को चलाना। पूरे एंटरप्राइज को चलाने का मतलब ये होता है कि आप अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अलग-अलग हिस्सों में बांटते हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में बांटते हैं, उन डिपार्टमेंट्स को अलग-अलग लीडरशिप देते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज की मदद से, जो लोग होते हैं उनकी मदद से आप हर डिपार्टमेंट को एक तरीके की लीडरशिप देते हैं। वो लीडरशिप एक्सपर्ट लीडरशिप होती है, उस फील्ड की लीडरशिप होती है, मतलब प्रोडक्शन की अपनी लीडरशिप होगी, मार्केटिंग सेल्स की अपनी लीडरशिप होगी, एडवर्टाइजिंग की अपनी लीडरशिप होगी, ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंस की अपनी लीडरशिप होगी। और ये सब वो बहुत जरूरी चीजें हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चलाने में बहुत मदद करती है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है मैनेजिंग द एंटरप्राइज का, उसका मतलब ये होता है कि आप सही काम के लिए, एक काम के लिए सही ह्यूमन रिसोर्स का अपॉइंटमेंट करें। एक काम के लिए सही, उसकी स्किल्स क्या है ये देखते हुए, उसका टैलेंट क्या है ये देखते हुए, और उसका एक्सपर्टीज क्या है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है ये देखते हुए यू अपॉइंट दैट पर्सन इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। ये पहला काम है जो बहुत जरूरी है। दूसरा, आप ये इंश्योर करें कि ऑर्गेनाइजेशन टाइम के हिसाब से सही एफर्ट करे और सही डायरेक्शन में एफर्ट करे। ये इफेक्टिवनेस की डेफिनेशन। सही काम करना सही वक्त पर, ये भी एंटरप्रेन्योर जो है वो इंश्योर करता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हों जो इफेक्टिवनेस के साथ काम करें, सही वक्त पर सही काम करें। और वो तरीका क्या हो, सही तरीका हो काम करने का, वो एफिशिएंसी को डिफाइन करता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं किसी भी एंटरप्राइज मैनेजमेंट के लिए। तो ये दोनों चीजें वो इंश्योर करता है। और इसका पर्पस क्या होता है, मैंने पहले भी बताया, इंश्योर कि जितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके ऊपर सही रिटर्न्स, सही प्रॉफिट, राइट, पर आप लोग हासिल कर सके, ताकि हर स्टेक होल्डर को ठीक तरीके से पेमेंट हो सके। हर स्टेक होल्डर को, स्टेक होल्डर्स ऑफ अ बिजनेस, हम लोगों ने अकाउंटिंग और बुक कीपिंग की शुरुआत की थी तो हमने समझा था कि अकाउंटिंग के कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो हर स्टेक होल्डर को ठीक से पेमेंट हो। तो अगर मैं एम्प्लॉय का नाम लूं तो एम्प्लॉय को सैलरी टाइमली पेमेंट हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में रेवेन्यू नहीं होगा, इनकम नहीं होगी, तो आप पेमेंट कैसे करेंगे। दूसरा, उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसने इन्वेस्टमेंट किया, शेयर होल्डर, उसको टाइमली डिविडेंड का पेमेंट हो, बोनस मिले, राइट, उसके शेयर्स का सही रिटर्न, उसकी नेटवर्थ बढ़े, उसकी शेयर्स की वैल्यू बढ़े, ये इंश्योर करेंगे आप। कस्टमर्स को सही प्रोडक्ट, सही सर्विस विद ऑल गुड क्वालिटी इन प्लेस, उसको सही से अवेलेबल हो। ये सारी चीजें जो हैं मैनेजिंग द एंटरप्राइज के अंदर। अब आता है लास्ट फंक्शन विच इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो एंटरप्रेन्योर इंश्योर करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि वो न सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नॉर्मली चलाए, लोगों का अपॉइंटमेंट करे, डिपार्टमेंट्स बनाए, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी रखे, बल्कि वो हमेशा एक दूसरी तरफ एक विजन लेकर के चलता है, एक नजर रखता है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज पर। तो ये जो पुराने फंक्शंस हम लोगों ने ऊपर पढ़े थे कि आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी एंड टर्न आइडियाज इनटू एक्शन, ये दो पूरी लाइफ एंटरप्रेन्योर के साथ चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि उसकी नजर हमेशा रहती है मार्केट पर, वो हमेशा सेंस करता रहता है कि व्हाट आर दोस अपॉर्चुनिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड इन नियर फ्यूचर, और उनको हम किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस, ऑर्गेनाइजेशन को और प्रभावी बना सकते हैं। मैं आप लोगों को कई बार एग्जांपल्स देता रहता हूं
उन एग्जांपल्स में मैं अमेजॉन, जियो ऐसी कंपनीज, टाटा ऐसी कंपनीज का एग्जांपल देता हूं, क्योंकि ये लोग, इनके जो प्रमोटर्स थे वो एकदम हम्बल बैकग्राउंड से आए, नॉर्मल बैकग्राउंड से आए, छोटे बिजनेसमैन थे या फिर बिल्कुल कोई बिजनेस नहीं था, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन आज उन्होंने बहुत बड़ी एंटरप्राइज बना ली। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने न सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया, जो एंटरप्रेन्योर था उसने रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया, उसने हमेशा ध्यान रखा कि वो कौन से एरियाज, वो कौन सी जरूरी चीजें हैं जहां मैं इन्वेस्ट करूं। टाटा ने आज से 15 साल पहले दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्टील कंपनी कोरस स्टील को खरीदा था, और वो यूके और यूरोप में उसका एस्टैब्लिशमेंट है, उसके जो स्टील प्लांट्स वगैरह हैं वो यूके और यूरोप में। तो किसी ने ये कहा कि ये डेवलप्ड नेशन है, इनके पास जो है कोरस स्टील लॉस में चल रही है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बाइंग अ स्टील कंपनी इन यूके एंड यूरोप? देयर इज नो पॉइंट, वहां पे स्टील की इतनी जरूरत ही नहीं। लेकिन टाटा का विजन कुछ और था। टाटा का विजन ये था कि यूके एंड यूरोप की जो स्टील कंपनीज थी वो टेक्नोलॉजिकली बेटर थी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के मामले में बिल्कुल ठीक थी, सिर्फ ये था कि वो प्रॉफिटेबल नहीं। उन्होंने सोचा कि इनको बना बनाया पूरा रिसोर्स मिलेगा, कंपनीज लॉस में है, ऑब्वियसली मुझे थोड़े सस्ते में खरीदने को मिलेंगी, चीप प्राइस मिलेगा मुझे इसे खरीदने का। तीसरा फायदा ये, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको जल्दी और अच्छी क्वालिटी का स्टील और आसानी से अवेलेबल होगा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री केवल इंडिया नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ अदर कंट्रीज व्हिच आर डेवलपिंग, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, in fact China is also developing it, China is still not a developed country। तो ये सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिनको स्टील की अभी भी बहुत जरूरत है, और इनको और आसानी से स्टील अवेलेबल कराया जाए, इस पर्पस से उसने, आप विजन देखिए, उसका सोचने का तरीका देखिए, वाज वेरी डिफरेंट। तो इस तरीके की चीजें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। जो एंटरप्रेन्योर जो है वो इस तरीके की चीजों को हमेशा ध्यान में रखता है। जियो ने 2016 में अपना मोबाइल फोन लॉन्च किया, अपना मोबाइल नेटवर्क लॉन्च किया। उस वक्त देश में 10 टेलीकॉम कंपनीज ऑलरेडी, 10 टेलीकॉम कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, 11वां ऑन हो गया। कैसे सक्सेसफुल होता है? उसकी अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी थी, अपनी पेनिट्रेशन अप्रोच थी, वो सब दिमाग में रखने के बाद उसने सब कुछ लॉन्च किया। और उसने सिर्फ 4G सोचकर लॉन्च नहीं किया, उसने ये सोचकर लॉन्च किया दैट आई शुड बी द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू प्रोवाइड 5G सर्विसेज इन इंडिया। और आज ऑलरेडी 5G की बातें होने लगी हैं, टेस्टिंग होने लगी है, और जियो इज एट द फोरफ्रंट ऑफ अदर थिंग्स। बाकी जो वी करके है, आप समझते होंगे, वोडाफोन आइडिया, वो और एयरटेल पिछड़ा है इस मामले में। तो इन चीजों को देखते हुए एक एंटरप्रेन्योर अपना आगे का प्रोडक्ट, अपने आगे की सर्विसेज देखता है और काम करता है। तो ये हम लोगों को एंटरप्रेन्योर के बारे में जब हम पढ़ें, सोचें और समझें, जब आसपास के एग्जांपल्स देखें, तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए देखें। मैंने आपको DHA के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो प्लीज स्टडी द एनवायरनमेंट, देखिए आसपास क्या चेंजेस हो रहे हैं, और उसी के हिसाब से आप अपने DHA के एग्जांपल्स दीजिए। बिना एग्जांपल्स के प्लीज DHA मत करें। नाउ सेटिंग अप ऑफ अ स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज। अगर आप हमेशा बिजनेस एक छोटे लेवल से शुरू होता है, जिसको आजकल की लैंग्वेज में हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा स्टार्टअप बिजनेस। स्टार्टअप का मतलब ये होता है कि वो एंटरप्राइज, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस यूनिट जिसकी भी शुरुआत हुई है और अभी वो प्रॉफिट मोड में नहीं है, स्टेबिलिटी मोड में नहीं। तो शुरुआत से किसी बिजनेस को स्टेबिलिटी मोड में रन करना इज द ब्यूटी ऑफ द स्टार्टअप। प्रॉफिट भले ही आपको 1 साल, 2 साल या 3 साल के बाद हो, लेकिन अर्निंग आपकी शुरू हो जाए और आप एक स्टेबल मोड में आ जाए, जिससे आप अपने स्टेक होल्डर्स को ये भरोसा दे सकें, इंक्लूडिंग कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, कि भाई ये बिजनेस एंटरप्राइज जो है भले स्टार्टअप है बट इट विल गो अराउंड, ये 100 साल चलेगा, 150 साल चलेगा, या टाटा बनेगा, या अंबानी का बिजनेस, रिलायंस बनेगा। इस तरीके की चीजें वो इंश्योर करे। तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज कैसे सेटअप होता है, उसके बारे में हम लोग आज समझने की कोशिश करें। तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट हु कैन स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। कौन है वो लोग जो स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? एनीवन इन दिस कंट्री। कोई भी एजुकेशन, कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग, कोई भी बैकग्राउंड होने की आवश्यकता नहीं है। इफ यू वांट टू स्टार्ट अ रूरल बिजनेस, एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो, आप गांव में रहते हो,
आप पहाड़ों में रहते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, देयर आर सर्टेन फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, आप उन फॉर्मेलिटीज को पूरा करिए और बिजनेस स्टार्ट करिए। कुछ बिजनेसेस तो ऐसे हैं, स्मॉल बिजनेसेस, जिसमें आपको ज्यादा फॉर्मेलिटीज की भी जरूरत नहीं, राइट? एंड द वेरी फर्स्ट स्टेप आफ्टर थिंकिंग ऑफ अ बिजनेस, क्योंकि उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, स्टार्ट करिए, कोई रोक टोक नहीं है। Secondly, the very first point, which is the soul of any business, finance. फाइनेंस या मनी, इसको बहुत क्रूड लैंग्वेज में मनी बोलते हैं, बिजनेस या प्रोफेशनल लैंग्वेज में इसको फाइनेंस वर्ड से यूज किया जाता है, हिंदी में से वित्त कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंस, इसके बगैर बिजनेस का कुछ भी हिस्सा चल नहीं सकता, कोई भी चीज रन नहीं कर सकती। सबसे पहली चीज फाइनेंस। तो जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस सेटअप करने वाले की, वो ये है कि वो ये इंश्योर करे कि वो कहां से पैसा लाएगा, कितने पैसे की उसे जरूरत है, वो पैसा जहां से वो लेकर के आएगा वहां से उसको कितना पैसा वापस करना होगा इंटरेस्ट के तौर पर। जैसे आप लोन लेते हैं अगर किसी से, तो यू पे इंटरेस्ट। अगर आप किसी को शेयर होल्डर बनाते हैं तो आप उसको डिविडेंड देते हैं, उसकी कैपिटल को एप्रिशिएट करते हैं, उसकी कैपिटल को बढ़ाते हैं, तब वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा। तो कितना रिटर्न मुझे उस आदमी को या उस ऑर्गेनाइजेशन को देना होगा जो मुझे फाइनेंस कर रही है, राइट? उसके बाद कहां कहां जो पैसा मैं लेके आऊंगा उसको मैं कहां कहां लगाऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी खरीदूंगा, बिल्डिंग खरीदूंगा, रॉ मटेरियल खरीदूंगा, राइट? दुकान खरीदूंगा या दुकान किराए पर लूंगा, राइट? इस तरीके की चीजों को भी आपको एनालाइज करना होता है। तो 3-4 चीजें जो जिसको कहते हैं व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, ये डिसाइड करना। व्हाट कि मैं कितना पैसा लेकर के आऊं, वेयर कहां से लेकर के आऊं, हाउ कौन कौन से सोर्सेस से मैं पैसा लेकर के आऊं, हाउ का मतलब मैं कहां कहां इन्वेस्ट करूं, किस किस तरीके से उस पैसे को यूज करूं, यूटिलाइज करूं, ताकि मुझे नुकसान ना हो और बिजनेस प्रॉफिटेबल रहे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको फाइनेंस के बारे में हमेशा सोचनी है। और हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी होगी कि हमारे 2 तरीके के खर्चे होते हैं। मैंने अकाउंटिंग में भी आप लोगों को समझाया था। वी हैव टू स्पेंड इन 2 ways, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो जिसमें हम एसेट्स खरीदते हैं, राइट? जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, इस तरीके की चीजें, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, जो हमारे पास परमानेंट होते हैं, जो 10 से 15 साल 20 साल तक आपके पास रहते हैं, टेक्नोलॉजी। और कुछ खर्चे होते हैं जिसको आप रेवेन्यू नेचर के खर्चे बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप लोगों को सैलरीज देंगे, बिल्डिंग का रेंट पे करेंगे, बिजली का बिल पे करेंगे, टैक्सेस पे करेंगे। ये रूटीन खर्चे होते हैं जो साल में एक बार होते हैं, इसको वर्किंग कैपिटल यूज करके आप मेंटेन करते हो इस तरीके की चीजों। तो ये दोनों खर्चों को ध्यान में रखते हुए आपको फैसला करना होगा कि आप किस तरह से अपनी कैपिटल का, अपनी फाइनेंस का इस्तेमाल करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त। पहला व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, दूसरा फाइनेंस, और फाइनेंस के में अंदर व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, कब कितना पैसा किससे लेकर के आना है, कहां लगाना है, कितनी कितनी क्वांटिटी में लगाना है, ये आपको सोच करके अपना बिजनेस प्लान करना होगा। थर्ड पॉइंट, सेलेक्ट ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। एक तरीके से इसके लिए आपको छोटी या बड़ी तरीके की रिसर्च अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। छोटी या बड़े तरीके की रिसर्च अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि आप एक छोटा बिजनेस लगा रहे हैं, आप मान लीजिए एक दुकान लगा रहे हैं, परचून की दुकान लगा रहे हैं, जनरल स्टोर लगा रहे हैं अपने घर के पास, तब भी आपको ये पता करना होगा कि किस तरीके की सक्सेस इस बिजनेस से मुझको मिलेगी। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ सक्सेस फॉर दिस बिजनेस। सक्सेस का मतलब आप अपने घर के आसपास निकल करके देखते हैं कि कितनी दुकान और है जो जनरल स्टोर चला रहे हैं, उसमें कितनी बड़ी दुकानें हैं, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंटल टाइप के स्टोर्स हैं, कितनी ऐसी दुकानें हैं जो सिंगल पर्सन रन कर रहा है, कितनी अलग अलग नेचर की दुकान है, अलग अलग साइज की दुकान है, कितनी पुरानी दुकानें हैं, कितनी नई दुकानें हैं, और सबकी किस तरीके की सेल्स होती है। और ये भी ऐसा होता है कि आप लोगों को ये पता नहीं चले, कोई भी आदमी की दुकान में आप जाकर के पूछेंगे आप महीने में कितना माल बेचते हैं, वो नहीं बताएगा आपको, कोई भी दुकानदार नहीं बताएगा। तो ये आपको अपने तरीके से इंफॉर्मेशन
निकालनी होगी। क्यों? क्योंकि आप कितना माल खरीदेंगे एक महीने में, कितना बेचना चाहेंगे, कैसे आप उस लोकेलिटी में लोगों को बताएंगे कि आपका भी एक स्टोर है। ये सारी स्ट्रेटेजी आपको बनानी होगी और ये हर बिजनेसमैन को बनानी होगी जो एक बिजनेस शुरू करना चाहता है। तो जब वो बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसमें ये सारी एनालिसिस करेगा, फिर वो लाइन ऑफ बिजनेस चूज करेगा कि मैं जनरल स्टोर लगाऊं, नहीं मुझे कारपेंटर की दुकान लगानी चाहिए, या मेरे को फर्नीचर की दुकान लगानी चाहिए, या मुझे केवल शूज बेचने चाहिए, क्या मुझको बुटीक खोलना चाहिए, क्या मुझे केवल टेलरिंग फॉर लेडीज स्पेशलिटी वाली दुकान होनी चाहिए, या फिर मैं जेंट्स वाली भी बनाऊं, या मैं बच्चों के बनाऊं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी एनालिसिस सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस के लिए की जाती है कि विच प्रोडक्ट इज यूजफुल, विच प्रोडक्ट इज हैविंग यूटिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट्स। कौन सा प्रोडक्ट है जिसको बेचने से मुझे प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिलेगा, किस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड सबसे ज्यादा है, ये मुझे पता चलेगा। तब मैं राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज कर सकता हूं, राइट अमाउंट ऑफ फाइनेंस को लगा सकता हूं बिजनेस में अलग अलग जगहों पर। क्योंकि एक बार जब मैं एस्टेब्लिशमेंट लगा लूंगा, एक बार जब मैंने मशीनें खरीद ली, फैक्ट्री लगा ली, उसमें फर्नीचर मैंने डाल दिया, बहुत सारी चीजें और कर ली, उसके बाद उसको वापस लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये संभव ही नहीं है कि आप एक बार लगा ले सब और फिर बोले अच्छा मेरा अब ये करने का मन नहीं है, इसे मैं बंद कर देता हूं, कुछ नया करूंगा। नॉट इजी, नॉट इजी। ये एक बार लग जाने का मतलब है कि 7, 8, 10, 15 लाख रुपए जो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस साइज लग गए, उसको आप वापस कैसे खींचेंगे? क्योंकि वो जो पैसे हैं वो सारे के सारे आपके अपने नहीं है, किसी ने आपको कुछ पैसे से हेल्प करी है। वो आदमी खड़ा हो जाएगा आपके दरवाजे पर कि मुझे मेरा पूरा पैसा वापस कर दीजिए। हाउ विल यू गिव दैट मनी बैक? सो चेंज ऑफ बिजनेस इज वन मोर वेरी डेंजरस एरिया। तो इसलिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आप फाइनेंस रेज करते हैं, जब आप प्रोडक्ट की सिलेक्शन करते हैं, किस लाइन ऑफ बिजनेस में आप डील करेंगे ये समझते हैं, सोचते हैं, तो बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनालिसिस लगती है, चाहे वो एक छोटी दुकान ही क्यों ना हो, बहुत सोच समझ के लगाई जाती है। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में जो है, मैंने आपको बताया, इस लाइन का फर्क हो जाता है। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो एंटरप्रेन्योर की होती है वो ज्यादा होती है, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इसलिए उसकी ज्यादा होती है क्योंकि वो एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट की एनालिसिस ज्यादा बेटर ढंग से कर पाता है, वो ज्यादा अच्छे ढंग से सोच पाता है कि किस तरीके के चीजों से मेरा बिजनेस बंद हो सकता है, और वो पहले उन चीजों पर वर्क करता है जिससे बिजनेस बंद हो जाता है। वो लॉस मेकिंग गेट्स को बंद करने की कोशिश करता है, वो जिनसे बिजनेस बंद होने के आसार है। प्रॉफिट नहीं आपको 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता बिजनेस में। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि बिजनेस चले, स्टेबिलिटी आए, कस्टमर धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। रातों रात कस्टमर बढ़ाने की स्कीम आपका बिजनेस डुबो देती है, रातों रात कस्टमर बढ़ाने की स्कीम आपका बिजनेस डुबो देती है। तो इसलिए जो है, भले ही स्पीड धीमी हो, लेकिन आपके प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए मार्केट में, ऐसी लाइन ऑफ बिजनेस आपको चूज करनी चाहिए। रिस्क इसलिए एंटरप्रेन्योर बेटर एनालाइज कर पाता है, और इसलिए एंटरप्रेन्योर इज एबल टू टेक मोर अमाउंट ऑफ रिस्क कंपेयर टू अ बिजनेस। ठीक है? चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नाउ दिस इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि आप किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस, यू वांट टू रन अ बिजनेस, आप अकेले बिजनेस रन करना चाहते हैं, आप सोल प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं, एकल व्यापारी बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि नहीं आई वुड इन्वेस्ट विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, हम 2 लोग 3 लोग मिलकर के एक साथ बिजनेस करेंगे, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स है, मेरे पास फाइनेंस है, तीसरे आदमी के पास एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज हैं, लेट अस वर्क टुगेदर एंड मेक इट अ पार्टनरशिप। और अल्टीमेटली वी वांट टू लॉन्च ए जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसमें प्रॉपर शेयर होल्डिंग होगी, प्रॉपर लाइसेंसिंग होगी, और हमको जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा, सर्टिफिकेट लेना होगा, और बहुत सारी और तरीके की चीजें होती हैं जिसको पूरा करना पड़ता है व्हेन यू रन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये सारी चीजें जो है, बट जब आप स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं तो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की 2 ऐसे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप रन करते हैं स्मॉल बिजनेस, क्योंकि बिकॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑब्वियसली इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एटसेट्रा, उसका प्रोसेस ही अलग है, और वो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन की तरफ इंडिकेट करती है।
तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो एक आदमी रन करता है, ओनर ऑफ द बिजनेस एक होता है। पार्टनरशिप जिसमें 2-3 लोग मिलकर के बिजनेस करते हैं और वो आपस में उस ऑर्गेनाइजेशन को हिस्से में बांट लेते हैं कि 3 है तो 33% बिजनेस हम ओन करते हैं। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था कि आप अपनी दुकान अपनी लोकेलिटी में लगाना चाहते हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट विल डिसाइड योर लोकेशन। कहां आप बिजनेस करना चाहते हैं, कहां आप अपनी ऑफिस का फ्रंट, जो दुकान है या कोई एस्टैब्लिशमेंट है, उसका फ्रंट लोगों को दिखाना चाहते हैं, जहां पर आप सामान बेचना चाहते हैं, वो कौन सी जगह होगी। तो वो ये चूज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चूज करते वक्त आपको 3-4 चीजों का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि उस जगह पर अगर आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल आपका कोई बुटीक है, आप कपड़े बनाते हैं, तो कपड़े बनाने के लिए इजीली आपको कॉटन मिल जाए, सैटिन मिल जाए, धागे मिल जाए, मशीनरी रिलेटेड ऑयल मिल जाए, लेबर मिल जाए। लेबर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप ये, और कुछ 1-2 लोग असिस्टेंट मिल जाए मेरे को बैंक मेरे घर के आसपास हो, इजीली कपड़ा जो मैं बनाऊं वो मैं कहीं बाहर बेचता हूं तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाए, जो रॉ मटेरियल मैं मंगवाता हूं वो मेरे पास आसानी से आ जाए, राइट। इस तरीके की चीजें, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, इंटरनेट, टेलीफोन, राइट, मोबाइल बैंक, ये सब चीजें आसानी से मेरे पास अवेलेबल हो। मेरे एरिया जहां पर मैं बिजनेस करना चाहता हूं वहां ये चीजें आराम से मिल जाए और मैं आराम से बिजनेस को स्मूथली रन कर सकूं, ये जगह हो बिजनेस की, तो बहुत अच्छा है। अगर इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे खासतौर पर रॉ मटेरियल की सप्लाई, लेबर अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये चीजें अगर मान लीजिए आपके एरिया में नहीं है तो आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बढ़ जाएगी, आपका खर्चा बढ़ जाएगा रॉ मटेरियल लाने ले जाने का, लेबर को अपनी जगह लाने के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेबर फिर कॉस्टली हो जाती है। क्योंकि जब लेबर को पता चल जाता है कि मैं अकेला हूं या मैं 2 ही लोग हैं, हमारे अलावा इसका कपड़े सिलने का काम कोई नहीं करेगा, कोई जानता ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली अगर महीने के 10,000 मांगते हैं तो 20,000 मांगेंगे और आपकी मजबूरी है उनको 20,000 देना। फिर आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। जब बेसिक प्रोडक्ट कॉस्ट बनाने की कॉस्ट ही बढ़ रही है, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो आप रेवेन्यू में प्रॉफिट जोड़ करके जब बेचोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके आस पड़ोस के कपड़े वाले जो हैं वो कुछ अलग दाम मांग रहे हैं और आप अलग दाम मांग रहे हैं। या लोग अपना चूज करना शुरू कर लेंगे कि भाई हम बुटीक से नहीं लेंगे, हम अपने किसी टेलर से सिलवाएंगे कपड़े, और देयर माइट बी अदर चैलेंजेस। तो ये लोकेशन ऑफ द बिजनेस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। Another point is that what is availability of labor, workforce, employees. Point मैंने already cover कर दिया in location, but ये अलग से एक point इसके अंदर mentioned है कि सबसे important चीज है, आपको ये analyze भी करना होता है कि मेरे को किस तरीके की labor की जरूरत है। What type of people I would need for my business? Skilled चाहिए, semi skilled चाहिए या unskilled चाहिए? Skilled का मतलब ये होता है कि कोई एक आदमी जिसे एक particular trade में expertise हो, उसके पास कुछ फॉर्मल एजुकेशन हो उससे रिलेटेड, और उसके पास कुछ एक्सपीरियंस हो जिसको यूज करके वो काम बहुत एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करे। सेमी स्किल्ड ये होते हैं जिनको पूरे तरीके से तजुर्बा होता है लेकिन उनके पास स्किल या सर्टिफिकेशन या फॉर्मल एजुकेशन कम होती है और वो एक्सपीरियंस के साथ या कुछ और चीजों की वजह से चीजें सीखने लगते हैं और वो सेमी स्किल्ड कैटेगरी में। अनस्किल्ड वो लोग होती है जिनके पास किसी तरीके की कोई स्किल नहीं होती, आप उनसे नॉर्मल रूटीन काम करवाते हैं, नॉर्मल रूटीन काम। अब जैसे मैं आपको लोगों को कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि कार का ड्राइवर या ट्रक का ड्राइवर ये एक स्किल्ड जॉब है। आपको पहली बात कार चलानी आनी चाहिए, कार ट्रैफिक के रूल्स पता होने चाहिए, ठीक। एसओएस मतलब प्रॉब्लम कंडीशन हो जाए, कार का टायर खराब हो जाए, कार का इंजन काम कर रहा हो, कुछ और बात हो जाए, कार के अंदर कोई आवाज आ रही हो, तो उसको आइडेंटिफाई करे वो आदमी कि भाई एटलीस्ट मुझे पता तो हो कि प्रॉब्लम क्या है, कितनी देर और कार चल सकती है, एक्सेट्रा। उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज ये हैं कि उसके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, उस कार को चला पाने का लाइसेंस होना चाहिए उसके पास। लाइसेंस तो 2 व्हीलर का भी मिल जाएगा आपको, तो 2 व्हीलर का लाइसेंस लेके आप कार नहीं चलाएंगे, और कार का लाइसेंस लेके आप ट्रक नहीं चला सकते। कमर्शियल व्हीकल्स और हेवी व्हीकल्स के लाइसेंसेस का साइल अलग है, वो एक अलग प्लेटफॉर्म। तो स्किल्ड लेबर इसको आप कहेंगे। बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर, आर्किटेक्ट स्किल्ड लेबर कहलाते हैं।
जो मिस्त्री होता है, जो राजमिस्त्री बोलते हैं, वो स्किल्ड लेबर क्या है, वो जानता है कि कितना सीमेंट डालना है, वो समझ लेगा एक बार इंजीनियर से कि आर्किटेक्चर क्या है, कहाँ पे क्या चीज बननी है, कितनी बननी है, वो डिजाइन समझ करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितनी चीजें कहाँ पर, कितना पत्थर लगेगा, कितना सीमेंट ईंट लगेगा। अनस्किल्ड लेबर जब बिल्डिंग बन रही होती है, आप देखते हैं कि ईंट पत्थर ऊपर नीचे ले जाने का काम करते हैं कई लोग, तोड़ने का काम करते हैं कई लोग, साफ सफाई का काम करते हैं कई लोग, पानी छिड़कने का दीवार पर, इस तरीके की चीजें जो लोग करते हैं वो सेमी अनस्किल्ड वर्कर्स होते हैं। तो आप अपने ऑफिसेस, कभी आप अपने पेरेंट्स को जानते हो, वो जिन ऑफिसेस में काम करते हो, वहां पे कुछ लोग होते हैं जो चाय पिलाते हैं, राइट, जो खाना खिलाते हैं, ऑफिस क्लीनिंग वगैरह करते हैं, इसमें भी कुछ लोग सेमी स्किल्ड होते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि सारे ही लोग अनस्किल्ड हैं। तो इसलिए जो है सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की भी जरूरत एक ऑर्गेनाइजेशन को पड़ती है। जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड को आप अनस्किल्ड नहीं बोल सकते, वो सेमी स्किल्ड वर्कर है। क्यों? क्योंकि उसके पास इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि वो कहाँ खड़ा है, वो क्या काम कर रहा है, उसको अलर्ट रहना है। अगर वो नाइट ड्यूटी कर रहा है, दिन में ड्यूटी कर रहा है, तो बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं, उसके पास कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो पहचान सके कि ये लोग कौन है, रोक सके, क्वेश्चनिंग कर सके, बात करने का तरीका आना चाहिए सिक्योरिटी गार्ड को। तो कोई ये कहे कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो तो अनस्किल्ड वर्कर है, किसी को भी बना दो, गलत, रॉन्ग, आप नहीं बना सकते। आप एग्जैक्टली इसको एक बड़े स्केल पर सोचिए, क्या आप किसी को भी पुलिस वाला बना देंगे? क्या आप किसी को भी आर्मी के अंदर इंडक्ट कर लेंगे? ये तो अनस्किल्ड जॉब है, बंदूक लेके बॉर्डर पे तो खड़े होना है, गोली चलानी है बस। नहीं, एनालिसिस करनी, समझ पाना चीजों को बहुत जरूरी है सिक्योरिटी गार्ड के लिए कि ये लोग कौन है, और वो गेट पे खड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री करते वक्त वो सिक्योरिटी दे रहा है, अंदर घुसने से पहले ही वो ऐसे एलिमेंट्स को रोक दे जो उसको ठीक ना रखते हैं, उसको अपनी इंटेलिजेंस यूज करके, अपने एक्सपीरियंस को यूज करके, अपनी एनालिसिस करने के बाद उसको वो चीज करनी है। तो इसलिए जो है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, वर्कफोर्स एंड एम्प्लॉइज, दिस इज इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें जो हैं, ये आपके बिजनेस को सेटअप करने में हेल्प करती हैं कि क्या बिजनेस किया जाए, किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, फाइनेंस कैसे लाया जाए, राइट, कहां मैं अपनी बिजनेस की लोकेशन ढूंढूं, राइट, और किस तरीके के लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, कहां कहां पे काम करेंगे, ये मैं अपनी बिजनेस को सेटअप करते वक्त ध्यान में रखता हूं। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन बिजनेस सेटअप के लिए पूछना हो तो प्लीज पूछिए। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, हाँ प्लीज पूछिए। सर, फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर का एक थर्ड पॉइंट था, वो समझ में नहीं आया। फिजिबिलिटी स्टडी, यही है? यस सर, यस सर। ओके, इसको मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिए ऐसा होता है, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये होता है, ये फिजिबल वर्ड से बना है, ठीक है, मैं इसकी हिंदी नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन मैं इसका मीनिंग आप लोगों को समझा देता हूं। फिजिबल का मतलब ये होता है कि कोई काम आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुल है या नहीं है, काम करने से पहले इस चीज को समझ पाना फिजिबिलिटी कहलाता है। फिजिबिलिटी एबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, फिजिबल प्लस एबिलिटी। इस आइडिया के सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं या नहीं, ये फिजिबिलिटी स्टडी बताती है। तो जैसे मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योर ये देखता है शुरू में ही कि ये बिजनेस आइडिया, ये प्रोडक्ट जो मैं बनाने वाला हूं या सर्विस में डिलीवर करने वाला हूं, ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं, इसकी एनालिसिस वो शुरू में ही करता है। उस पूरी एनालिसिस को आप फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं, उसके सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने की स्टडी होती है। उसमें वो ये समझने की कोशिश करता है कि मैं किस तरह से काम करूं, जैसे मैंने अभी बताया था, व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ फेलियर फॉर दिस बिजनेस, किस किस जगह पर ये बिजनेस फेल हो जाएगा, ये समझने की कोशिश एक एंटरप्रेन्योर करता है बिफोर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस। क्या सामान में, कितनी क्वांटिटी में, किस क्वालिटी का सामान मैं बनाऊंगा, कितनी कॉस्ट होगी एस्टिमेटेड, उसको मैं किस दाम पर मार्केट में बेचूंगा, सेल्स प्राइस क्या होगा, उसके अंदर प्रॉफिट कितना होगा, और उसके अंदर ये सारी चीजें कि लोकेशन कहाँ होगी, किस तरीके के एम्प्लॉइज चाहिए होते हैं, बहुत डिटेल्ड, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बनता है जिसको वो प्रोफेशनली एंटरप्रेन्योर समझने की कोशिश करता है कि मेरा बिजनेस प्लान चलेगा या नहीं चलेगा।
इसको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोला जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोला जाता है। फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेवलप की जाती है, जिसके अंदर आप लिखते हैं कि व्हाट इज माय आइडिया, हाउ माय आइडिया विल बी इम्प्लीमेंटेड। उसकी सिमुलेशन की तरीके से इसकी स्टडी बनती है कि भाई अगर ये मान लीजिए आज ही इम्प्लीमेंट हो गया तो क्या क्या चीजें चलेंगी, कितना प्रॉफिट होगा, 1 साल बाद कितना, 2 साल बाद कितना, 3 साल बाद कितना। इससे उसे पता चलता है कि आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आप समझते हैं, देखते हैं और ध्यान में रखते हैं, जिससे आपको आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता हुआ या अनसक्सेसफुल होता हुआ आज दिखाई देगा, आपको पता चलेगा। उसके बाद आप ये फैसला कर सकते हैं कि मैं बिजनेस करूं या नहीं करूं। दैट इज व्हाट इज फिजिबिलिटी स्टडी। क्लियर? यस सर।